नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हम चले थे, हम देख रहे थे क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब हम उत्तराखंड की भूमिका पे बात कर रहा था तो हम लगभग असहयोग आंदोलन तक कवर करा चुका था। असहयोग आंदोलन तक कवर मैंने कल करा चुका था। आज असहयोग आंदोलन से भारत को स्वतंत्र कराने तक उत्तराखंड में क्या क्या आंदोलन हुए, इन आंदोलनों पे मेरे को बात करनी थी। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे, फैक्ट वाइज ही हम चलेंगे। तो कहते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तभी जाके थोड़ा बहुत फैक्चुअल टाइप में ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। फिर हिस्ट्री का पोर्शन कुछ टाइम बाद मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, जो आज की पहली शुरुआत करते हैं आज की। तो देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान। बीच में मैंने कुछ क्रांतिकारी घटनाएं नहीं लिखाई थी, कुछ लोग उत्तराखंड के क्रांतिकारी घटनाओं में भी आए थे, इन लोगों पे बात करनी थी। क्रांतिकारी घटनाओं में बात करूं तो उत्तराखंड से जो क्रांतिकारी घटनाओं में जो लोग सामने आए थे, इनमें 3 लोग आते हैं हम पे। मुख्यतः देखें तो भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चू लाल भट्ट, ये 3 लोग आते हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं तो भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत, एक बात देखो तो जब भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में देखूं तो क्रांतिकारी आंदोलन इस टाइम अपने चरमोत्कर्ष पे था। भवानी सिंह रावत क्या थे कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की जो संयुक्त फौज थी उसमें सम्मिलित थे। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को दुगड्डा में मिलाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यहीं पर दुगड्डा में भवानी सिंह के साथ पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं 7 दिन की। तो भवानी सिंह के बारे में जो चीज़ आती है कि भवानी सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एसएसआरए के जो उत्तराखंड से एकमात्र मेंबर के रूप में आते हैं वो थे भवानी सिंह रावत। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पे लाते हैं। आज़ाद जी के दुगड्डा के जंगलों में ये पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। बाद में जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र के बाद भी जो दुगड्डा में एक शहीद स्मारक ये बनवाते हैं, शहीद स्मारक चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से आज़ाद स्मारक या शहीद स्मारक का ये निर्माण कराते हैं दुगड्डा में। तो इस चीज़ की भी हम पे जानकारी मिलती भवानी सिंह के लिए। भवानी सिंह एक एसएसआरए के मेंबर थे, साथ साथ ये जानकारी हम पे थी भवानी सिंह के बारे में। फिर देखिए, भवानी सिंह की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत जो आएगी वो खासियत आती है 6 जुलाई 1930। इनके बारे में जो चर्चा आएगी 6 जुलाई 1930 6 जुलाई 1930 को दिल्ली के पास पड़ता है गडोलिया। दिल्ली के पास पड़ता है गडोलिया। गडोलिया में एक स्टोर था। गडोलिया स्टोर, कभी भी आता क्वेश्चन इस प्रकार के कि गडोलिया स्टेट डकैती, ये कर लेते हैं यहाँ पे डकैती। गडोलिया स्टोर अंग्रेजों का एक स्टोर था। इस स्टोर से भवानी सिंह भी इस डकैती में शामिल होते हैं। कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार का बनता, गडोलिया स्टोर डकैती से कौन से उत्तराखंडी संबंधित थे, तो सीधा सीधा हम पे आंसर आएगा भवानी सिंह रावत। कब हुआ था तो 6 जुलाई 1930 को गडोलिया दिल्ली के पास में ये लूट मची थी। यहाँ पे अंग्रेजों का एक स्टोर लूटा गया था जिसमें भवानी सिंह का नाम हम पे आता है। फिर भी ये जानकारी थी। फिर अगले देखिए, इंद्र सिंह गढ़वाली और इंद्र सिंह नयाल, 2 नाम है उत्तराखंड के इतिहास में, इंद्र सिंह गढ़वाली और इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल ने लिखा है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, और इंद्र सिंह गढ़वाली अलग है, कभी कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। इंद्र सिंह गढ़वाली का जो आता हम पे, इनके बारे में एक चीज़ हम पे आती, इंद्र सिंह गढ़वाली भी एसएसआरए के एक मेंबर थे। मेंबर के साथ साथ इन्होंने मद्रास बम कांड, इनका जो संबंध आता, मद्रास में एक बम कांड हुआ था। मद्रास बम कांड से कौन जुड़ाता था उत्तराखंड से, जो व्यक्तित्व आते सामने, इंद्र सिंह गढ़वाली ये थे। साथ साथ कभी भी आता स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान तो इंद्र सिंह नयाल की है। इन दोनों को आपस में कभी कनेक्ट मत करना, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इंद्र सिंह गढ़वाली टिहरी से थे, जबकि इंद्र सिंह नयाल कुमाऊं साइड से हम पे मिलते हैं। ये चीज़ भी थी। तीसरा आते हैं बच्चू लाल भट्ट। बच्चू लाल भट्ट 1933, बच्चू लाल भट्ट 1933 में ऊटी बैंक डकैती, ऊटी पड़ता है तमिलनाडु में, ऊटी बैंक डकैती करते हैं। ऊटी बैंक डकैती से किसका संबंध था? बच्चू लाल भट्ट का था। बच्चू लाल भट्ट ऊटी बैंक डकैती से 1933 में ये ऊटी बैंक डकैती हम पे मिलती है। ये चीज़ भी हम पे, ये जानकारी भी हम पे थी। साथ साथ और आगे चलेंगे तो और आगे इसी के साथ कंपेयर में देखना है तो मद्रास बम कांड हुआ था, ये भी 1933 में हुआ था। ये दोनों चीज़ें कनेक्ट रखना। 1933 में मद्रास बम कांड में हुआ था, 1933 में ही ऊटी बैंक डकैती भी हुई थी। ऊटी बैंक डकैती बच्चू लाल भट्ट, मद्रास बम कांड से इंद्र सिंह गढ़वाली, ये 2 नाम हम पे मिलते हैं। फिर साथ साथ इसके देखें तो एक आता है शांतिलाल द्विवेदी। एक चीज़ हमने मिसिंग की थी, शांतिलाल द्विवेदी।
1906 में अल्मोड़ा में पड़ता हमारा चनौदा। चनौदा आश्रम की स्थापना कर देते शांतिलाल द्विवेदी। ये जानकारी भी हम पे थी, ये भी याद रखना थोड़ा बहुत हम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चनौदा आश्रम, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो चनौदा में जो गांधी आश्रम की स्थापना की थी इंदिरा शांतिलाल द्विवेदी द्वारा ये स्थापना की गई थी। एक चीज और बताई थी मैंने, उद्योग मंदिर। तो उद्योग मंदिर ज्योतिराम कांडपाल द्वारा उद्योग मंदिर का निर्माण किया गया था। साथ साथ इसके 1937 में शांतिलाल द्विवेदी द्वारा गांधी आश्रम चनौदा में बनाया गया था। बाद में असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड में यह आश्रम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बात भी हम पे थी। फिर आगे चलते हैं, तो आगे देखिए अब सीधा जो आता है हम पे भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय प्रवेश में बताऊं तो महात्मा गांधी का ये तीसरा आंदोलन था, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। भारत छोड़ो अंग्रेजों के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा था, सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार को एक चेतावनी दी गई थी कि आप लोग भारत छोड़ो। एक नारा भी गांधी जी यहाँ पे देते, करो या मरो। राष्ट्रीय भारत की जनता से आग्रह करते हैं आप सब इस आंदोलन में जुड़े और अपने देश के लिए कुछ करें। इसी कारण एक नारा दिया था गांधी जी ने, करो या मरो। लास्ट आंदोलन था गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन। 3 बड़े आंदोलन गांधी जी ने इस भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्र में किए थे। असहयोग आंदोलन देखा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा था, और तीसरा था हमारा जो था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे देखें हम तो उत्तराखंड की परिस्थिति पे बात करते हैं। उत्तराखंड की परिस्थिति पे भारत छोड़ो आंदोलन पे बात करता हूँ तो इससे पहले उत्तराखंड में 1941 में एक सम्मेलन होता है दुगड्डा में। इससे पहले बात कर देता हूं थोड़ा बहुत, एक सम्मेलन होता है दुगड्डा सम्मेलन। इसको जाना जाता है दुगड्डा सम्मेलन के नाम से। जो अध्यक्ष रहते हैं इसके, कृपाराम मिश्र जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहता है इस सम्मेलन का कि गढ़वाल में जो गढ़वाल की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, गढ़वाल की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तथा गढ़वाल में रक्षा समिति जो सामने आएगा भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे, यह आएगा रक्षा समिति। गढ़वाल में रक्षा समिति का गठन किया जाएगा। गढ़वाल में शैक्षणिक कार्यक्रमों और कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए यहाँ पर दुगड्डा में ये सम्मेलन बुलाया गया था। 1941 में ये सम्मेलन होता है। जो अध्यक्ष होते हैं इसके कृपाराम मिश्र जी होते हैं। इसके बाद 1942 से गढ़वाल में रक्षा समिति का गठन शुरू हो जाता है और यही रक्षा समिति भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन रक्षा समितियों पे बात करनी है तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम देखें तो 23 मार्च राष्ट्रीय प्रवेश में देखें तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। ना ही क्रिप्स मिशन को कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया, ना मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार किया था। क्रिप्स मिशन जब भारत पहुंचा तो भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया था। राष्ट्रीय स्तर पे क्रिप्स मिशन जब आया था तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर लिया, तो सभी ने इसे रिजेक्ट किया। इसके बाद 29 अप्रैल को प्रयाग में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन में विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता जीबी पंत करते हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। साथ साथ इसमें क्या चीज़ें आती कि वो कांग्रेस को अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भाग न लेने का प्रस्ताव देते हैं। जब जीबी पंत जी इसका सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं तो कांग्रेस को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग न लेने की प्रस्ताव पास करते हैं। साथ साथ इसमें यह क्या होता कि 1 अगस्त को इसमें एक प्रस्ताव और लाया जाता। प्रस्ताव था 1 अगस्त को संपूर्ण भारत में तिलक दिवस के रूप में मनाया जाए। यह प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किया गया था। फिर 7 अगस्त 1942 को मुंबई में एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया जाता है। वर्धा में यह बैठक होती है। फिर इसके बाद 9 अगस्त से गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में कुमाऊं में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाता। बाद में गोविंद वल्लभ पंत को गिरफ्तार किया जाता। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे लगभग सभी को गिरफ्तार किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पे छोटे छोटे जो भी नेता लोग थे, बड़े सारे जितने बड़े नाम थे सब गिरफ्तार थे। तो ऑपरेशन जीरो चला था यहाँ पे। जीरो आवर के तहत सारे जितने भी गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सब लोग गिरफ्तार होते हैं। जीबी पंत जी भी यहाँ पे गिरफ्तार होते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था वो मुख्य तौर देखें तो नैनीताल से श्यामलाल वर्मा और अल्मोड़ा से जो नाम हम पे आते हैं, ना अल्मोड़ा से आते हैं मदन मोहन उपाध्याय ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। अल्मोड़ा से तो मदन मोहन उपाध्याय ने किया था, जो नैनीताल से मिलता है श्यामलाल वर्मा ने किया। अब जो हमें देखना है, पहले हम कुमाऊं क्षेत्र देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम कुमाऊं क्षेत्र में क्या परिस्थिति थी, फिर हम गढ़वाल क्षेत्र पे आते हैं। पहले कुमाऊं क्षेत्र पे बात करता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का देखिए तो कुमाऊं में शालम क्रांति देखनी। सबसे पहले
सालम क्रांति से पहले एक चीज देख लेते हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इस टाइम कुमाऊं का कमिश्नर, जो कमिश्नर था, कमिश्नर एक्टन था इस टाइम, ये बात भी याद रखना, कुमाऊं का कमिश्नर एक्टन था। साथ साथ डिप्टी कमिश्नर वर्नेट था। दो चीजें हम पे आती है। कुमाऊं का जो कमिश्नर था इस टाइम एक्टन था, कुमाऊं का कमिश्नर एक्टन था, डिप्टी कमिश्नर तो वर्नेट था। साथ साथ इससे देखे, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता, 9 अगस्त जो डेट आती है हम पे, 9 अगस्त 1942, तो इसी दिन नंदा देवी प्रांगण, अल्मोड़ा में नंदा देवी प्रांगण में सबसे पहले जो भाषण, एक सभा बुलाते हैं, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे बीडी पांडे, यहाँ पे एक सभा बुलाते हैं और सभा को संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन कुमाऊं क्षेत्र में देखा तो बीडी पांडे ने नंदा देवी प्रांगण अल्मोड़ा में एक सभा बुलाई थी, सभा को संबोधित किया था। बाद में बीडी पांडे की भी गिरफ्तारी हो जाती है। ये था भारत छोड़ो। फिर हमने देखना था सालम क्रांति। सालम क्रांति की बात करूं तो सालम 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 या धामगो, इसका दूसरा नाम मिलता है। धामगो जो क्रांति हुई थी 25 अगस्त 1942 को। धालम या धामगो या सालम में क्रांति हुई थी। इसका नाम भी कभी कभी धामगो आता है, कभी कभी सालम की क्रांति आता है। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। इसके बारे में आता है, सालम क्रांति का जो प्रेरणाता मानता है, जो इसका प्रेरणाता था, वो माना जाता है राम सिंह को। राम सिंह आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। सालम का शेर भी इन्हें कहते हैं। जो दूसरा नाम मिलता है सालम क्रांति के प्रेरणाता या सालम का शेर के नाम से मिलता है, राम सिंह आज़ाद के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये था। फिर साथ साथ और देखें, सालम क्रांति पे अब बात करता हूँ मैं। सालम का क्रांति का जो प्रेरणा था, सालम क्रांति का प्रेरणा था राम सिंह को तो सालम क्रांति का प्रेरणा तो कहते हैं, या सालम का शेर जो आता है हम पे नाम आता है राम सिंह का। फिर साथ साथ देखिए, सालम क्रांति के टाइम पीरियड क्या होता है कि 25 अगस्त 1942 को जब यहाँ पे सभा हो रही थी तो पुलिस बल यहाँ पे पहुँच जाता। पुलिस या ब्रिटिश सेना यहाँ पे पहुँच जाती है। एक साइड स्थानीय लोग रहते हैं, एक साइड ब्रिटिश सेना रहती। स्थानीय लोग और ब्रिटिश सेना यहाँ पे सीधा सीधा गोली चला देती। सबसे पहला आती शांतिपूर्वक जनता पे ब्रिटिश लोग यहाँ पे गोलियां चला देते हैं। लोग भी उधर से पत्थरबाजी चलती है। पत्थरबाजी और गोलियां इतना ज़बरदस्त चलता है कि यहाँ पे एक विद्रोह हो जाता है, एक लड़ाई टाइप की हो जाती है। लोग उधर से पत्थर फेंक रहे होते हैं। हमारे क्रांतिकारी जो जितने भी हमारे अल्मोड़ा से सालम के लोग थे, साथ साथ ब्रिटिश अधिकारी लगातार इस विद्रोह को दमन करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें जो मुख्यतः जो दो नाम आते हैं हम पे, दो नाम आते सालम क्रांति से हम पे, टीका सिंह और नरसिंह धानक। टीका सिंह और नरसिंह धानक को इस जब गोलीबारी में या पत्थरबाजी में गोलियां लग जाती है, ये दो लोग इस क्रांति में शहीद होते हैं। कभी भी आता हम पे सालम की क्रांति कब हुई थी? 25 अगस्त। सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 को हुई थी। दो लोग जो मरे थे, टीका सिंह और नरसिंह धानक मरे थे इस गोलीबारी में। साथ साथ सालम को हम दूसरा नाम, जो सालम का दूसरा नाम मिलता है धामगो की घटना के नाम से भी इसे जाना जाता। फिर सालम के साथ साथ एक चीज़ और देखें, सालम के बाद जो अगली कार्रवाई होती है वो अगली कार्रवाई होती है सल्ट क्षेत्र में। तो सल्ट की क्रांति पे बात करूं तो सल्ट की क्रांति 5 सितंबर 1942 5 सितंबर 1942 को सल्ट रहता कांग्रेस मुख्य, अल्मोड़ा कांग्रेस का मुख्यालय सल्ट में रहता। सल्ट में क्या होता कि सल्ट में भी सालम की तरह विद्रोह होता है। विद्रोह जब होता तो सल्ट कांग्रेस में बैठी रहती, अंग्रेज अधिकारी भी आते। यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है जॉनसन। एक अंग्रेज अधिकारी हुए जॉनसन यहाँ पे भीड़ पे गोली चलाने का आदेश दे देते हैं सल्ट में क्रांतिकारी जो घटना हुई थी 5 सितंबर को हुई थी, जो गोली चलाने का आदेश अंग्रेज अधिकारी ने दिए थे, उनका नाम मिलता है हम पे जॉनसन ने यहाँ पे गोली चलाने का अधिकार दिया था, मतलब आदेश दिया था सैनिकों को। तो सैनिक यहाँ पे गोलियाँ चला देते हैं। जो सल्ट में जो कुछ लोगों के यहाँ पे शहीद हुए थे सल्ट आंदोलन में, जो नाम हम पे मिलते हैं सल्ट आंदोलन में शहीद होने के, वो नाम मिलते हैं गंगाराम और खीमादेव। जो दो नाम हम पे सल्ट में शहीद हुए थे गोलियों से, मिस्टर जॉनसन ने जब आदेश दिया तो दो नाम होते, यहाँ पे विद्रोह होता, पत्थरबाजी चलती, स्थानीय स्तर से भी पत्थर फेंके जाते हैं, अंग्रेज़ों की ओर से गोलियां दागी जाती है। तब कुछ गोलियां बदनसीबी के कारण गंगाराम और खीमादेव को लग जाती हैं, जो ऑन द स्पॉट शहीद ही हो जाते हैं। दो लोग और हम पे मिलते हैं ये चूड़ामणि और बहादुर सिंह, इन पे भी गोलियां लगती है, घायल होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी शहीद हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये था सल्ट मुख्यालय में। इसके बाद सल्ट में ये घटना होती है तो सल्टी को हम कुमाऊं का बारदोली, जब ये घटना होती है तो लोग इसे जो नाम दिया जाता है कुमाऊं का बारदोली के नाम से भी जाना जाता है। बाद में अब वर्तमान सिनेरियो में बात करूँ तो यहाँ पे सल्ट में हमेशा 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है।
जो इस 5 सितंबर को जो क्रांतिकारी घटना हुई थी, अब इस दिन शहीद दिवस के रूप में सल्ट में मनाया जाता। सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, यहीं पे ये घटनाएं हुई थी 5 सितंबर को। जो कुमाऊं के बारदोली का हीरू देव की जन्मभूमि को भी सल्ट को माना जाता है। वीर हीरू हीत की जन्मभूमि जो कभी भी आंसर आएगा तो सल्ट ही था। साथ साथ देखें तो सल्ट क्षेत्र में जो राजनीतिक गुरु माना जाता सल्ट क्षेत्र का, वो हरगोविंद पंत को माना जाता सल्ट क्षेत्र से। फिर इसी के साथ साथ खुमाण में भी 5 सितंबर को खुमाण में भी गोलीबारी की घटना हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन का तीर्थ खुमाण को कहा था। गांधी जी ने यंग इंडिया में, गांधी जी का एक पत्र था यंग इंडिया में गांधी जी सल्ट को कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा देते हैं। कभी भी आता है कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता, तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता सल्ट को कहा जाता। महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में सल्ट को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है। साथ साथ और चीज़ें आएगी तो खुमाण में भी इसी दिन सल्ट के बगल में पड़ता खुमाण को 5 सितंबर को ही सल्ट और खुमाण की घटनाएं हुई थी। ये बात भी हम पे थी। फिर साथ साथ एक और आता है, वो छोड़ दिया हमने, देघाट। जो देघाट की आती है 18-19 अगस्त। देघाट में भी पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पे गोली चली। जो इसमें दो भाई मिलते हैं, दो नाम हम पे मिलते हैं, हरि कृष्ण और हीरामणि। दो लोग देघाट में शहीद हुए थे। ये दोनों के नाम भी हम पे मिलते हैं कि देघाट में जो शहीद हुए थे, देघाट की क्रांति हुई थी 19 अगस्त 1942 को। हरि कृष्ण और हीरामणि दो लोग यहाँ पे शहीद हुए थे। इसमें भी अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी। ये 3 थे। मेन था हमारा सल्टी को पढ़ना हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। सालम का शेर कहते हैं राम सिंह को। राम सिंह आज़ाद की जो वकालत की थी हमारे राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, जो हम उनकी वकालत की थी, जो गोपाल स्वरूप पाठक का नाम आता है, उपराष्ट्रपति रहे। बाद में जो सालम के शेर के नाम से राम सिंह आज़ाद को जाना जाता है। ये भाग जाते हैं सालम से क्रांति के बाद। ये पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ से इनकी गिरफ्तारी होती है। और बाद में जो इनकी वकालत करते हैं कुछ तो बीडी पांडे करते हैं, बीडी पांडे के साथ साथ ये भी करते हैं, बीडी पांडे इंद्र सिंह नयाल के साथ साथ गोपाल स्वरूप पाठक जी भी, इनका नाम हम पे मिलता है कि इन्होंने सालम के शेर राम सिंह आज़ाद की वकालत की थी। साथ साथ कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा सल्ट को दी जाती है। ये भी पता था कि यहाँ पर सल्ट में 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में हम जानते हैं। सल्ट को बारदोली की संज्ञा किसने दी थी, तो महात्मा गांधी की अपनी पत्रिका थी यंग इंडिया में सल्ट को बारदोली के नाम से जाना गया, कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना गया। फिर साथ साथ हमने देघाट देखा था 19 अगस्त को। देघाट में भी क्रांतिकारियों पर गोलीबारियां चली थी, जिसमें 2 भाई हरि कृष्ण और हीरामणि शहीद हुए थे। तो ये था कुमाऊं के क्षेत्र का। अब साथ साथ कुमाऊं के साथ अब गढ़वाल में भी देखिए सुन रहे हो, तो गढ़वाल में क्या क्या हो रहा था इस बारे में बात करते हैं। गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल में 9 अगस्त से 13 अगस्त गढ़वाल कांग्रेस कमेटी 13 अगस्त 1942 को सकलानंद डोभाल की अध्यक्षता में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी 1942 में 13 अगस्त 1942 में सकलानंद डोभाल की अध्यक्षता में यहाँ पे क्या करती है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने जाते। गढ़वाल का बारदोली के नाम से जाना जाता गुजड़ो। कुमाऊं का बारदोली देखा था हमने, सल्ट को कहा था, यहाँ पे होता गुजड़ू के नाम से जाना जाता है। गुजड़ू 1942 में यहाँ पे भी क्रांति हुई थी। राम प्रसाद नौटियाल जी गुजरू क्रांति से जुड़े थे। राम प्रसाद नौटियाल जी। गुजड़ू वाला क्षेत्र जो पड़ता है अल्मोड़ा और पौड़ी के मध्य, ये बॉर्डर वाला एरिया पड़ता है जहाँ गुजड़ू की क्रांति हुई थी। अल्मोड़ा से टच करता हुआ गुजड़ू था। 1942 में ये क्रांति हुई थी। इसे ही गढ़वाल का बारदोली के नाम से हम गुजड़ू को जानते हैं। साथ साथ सत्याग्रही का जो उत्पादन केंद्र था गढ़वाल क्षेत्र में, वो यही गुजड़ू के नाम से जाना जाता है। फिर गढ़वाल में और बात करें आगे तो जो गुजड़ू का नेतृत्व किया था राम प्रसाद नौटियाल ने किया था। वनडीट की अध्यक्षता में सशस्त्र सेना ने, जो डिप्टी कमिश्नर कुमाऊं के थे इस टाइम वनडीट थे, वनडीट की अध्यक्षता में यहाँ पे एक सशस्त्र सेना भेजी जाती है। सेना और स्थानीय लोगों के बीच गोलीबारी होती है। बाद में सारे लोग यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो इसे जब शहीद होते हैं तो इसी कारण इसे यहाँ पे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को। साथ साथ कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को। ये बातें भी थी। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में देखें तो उदयपुर पौड़ी में पड़ता उदयपुर गढ़वाल में भारत छोड़ो आंदोलन पौड़ी से हुआ था। यहाँ पे देखो उदयपुर क्षेत्र से एक व्यक्ति आते हैं यहाँ पे जो नाम पड़ता है भैरव दत्त धुलिया पे बात करूँ तो भैरव दत्त धुलिया यहाँ पे एक बुक निकाल देता, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो नामक जो बुक आती है, ये आती भैरव दत्त धुलिया की। एक साथ साथ यहाँ पे करबंदी आंदोलन चलता, साथ साथ एक और लक्ष्य रखा जाता अंग्रेजी सैनिकों का वध।
तीन चीज़ें यहाँ पे चलती है। तीन चीज़ें क्या थी? पहला तो देखे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे भैरव दत्त धुलिया उदयपुर पौड़ी में पड़ता है, उधर क्षेत्र से भैरव दत्त धुलिया से। तो भैरव दत्त धुलिया क्या करते हैं, एक बुक निकालते हैं, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो। बुक निकालते तो बुक का टाइटल तो यही था। साथ साथ ये बुक जो थी, तो इस बुक को हनुमान चालीसा के रूप में बेचते हैं। आगे जो फ्रंट पेज होता, हनुमान चालीसा का फ्रंट पेज बनाया जाता, अंदर से ये बुक रहती कि अंग्रेजों को भारत से छोड़ दो। एक पत्रिका के माध्यम से निकलती है, लगातार जनता के बीच ये बेची जाती है, एक रूप से गोपनीय रूप से ये बेची जाती है। बाद में अंग्रेज सरकार को भी इसका पता लगाते हैं, ये भी भैरव दत्त धुलिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये था। साथ साथ अंग्रेजों को भारत से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक भैरव धुलिया ने इस पुस्तक को हनुमान चालीसा के रूप में बेचा था। इस बारे में भी आपको देखना है। फिर देखो इसके बाद क्या होता कि पौड़ी के पास पड़ता लैंसडाउन छावनी। 1942 में जो अगली घटना पौड़ी में होती है, वो लैंसडाउन छावनी पे आक्रमण हो जाता। लैंसडाउन छावनी पे जो आक्रमण होता है, ये छावड़ सिंह की अध्यक्षता में होता है। यह आक्रमण असफल होता है। फिर इसके बाद डांडा मंडी का अगस्त आंदोलन। इसके बाद जो पौड़ी में होता है वो होता है गढ़वाल में होता है डांडा मंडी का ये अगस्त आंदोलन होता है। ये अगस्त आंदोलन चलता है उमराव सिंह। कभी भी आता डांडा मंडी आंदोलन से कौन लोग जुड़े थे, तो सीधा सीधा हम पे आंसर बनता उमराव सिंह। ये भी असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड पे ये घटना थी, डांडा मंडी की घटना। डांडा मंडी का अगस्त आंदोलन के नाम से हम इसे जानते हैं। या कभी भी आता डांडा मंडी आंदोलन से कौन से जुड़े, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हम पे आता है उमराव सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ये घटना भी हम पे हुई थी। इन्होंने बाद में एक बुक निकाली थी। बुक का उतना नॉलेज एग्जैक्ट बैठ नहीं रहा दिमाग में कौन सी बुक निकाली थे, लेकिन याद आएगा तो बता दूंगा। फिर साथ साथ देखिए इसके बाद चमोली चलते हैं। ये था पौड़ी पे बात कर रहे थे हम असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड में पौड़ी में क्या क्या घटना हुई थी। अब देखिए चमोली में नंदप्रयाग के पास पड़ता है सियासैन में क्या कहता है, अंग्रेज अधिकारों ने जो वन थे, वनों पे अपना अधिकार कर लिया था। लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे, लोगों को वनों में घुसने नहीं देते थे। चराई पे टैक्स था, लकड़ियों पे टैक्स था, आदि लोगों पे बेमतलब की रोकें लोगों पे लगाती थी। तो यहाँ पे सियासैन में क्या होता कि लोग नहीं, नारायण सिंह नेगी की अध्यक्षता में सियासैन में लोग जंगलों में आग लगा के जो अंग्रेज शासन सरकार यहाँ से इनकम कमा रही थी उनका दोहन कर देते। तो जंगलों में जो आग लगाई थी सियासैन में, वो लगाई थी नारायण सिंह नेगी ने। यहीं पे एक नारा मिलता, एकला चलो रे का नारा भी यहीं पे चला था। कभी भी आता सियासैन का अग्निकांड कहाँ से था, चमोली में था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे ये हुआ था। जो नेतृत्व था नारायण सिंह नेगी ने किया था। साथ साथ यहाँ पे एक नारा दिया था, एकला चलो रे का नारा भी हम पे मिलता है। इसके बाद देखिए तो नंदप्रयाग में इनके द्वारा ही एक समिति गठित किया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो मैंने कहा था कि पौड़ी कांग्रेस, गढ़वाल कांग्रेस ने यहाँ पे रक्षा समितियां बनाई थी, हर जगह रक्षा समिति बनाई थी। तो नंदप्रयाग में भी जो रक्षा समिति का गठन किया गया था, जिसके संयोजक रहते हैं योगेश्वर खंडूरी और माधव मिश्र जी का संयोजन में बनाया जाता है। बाद में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ के श्री रहते हैं। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की जब गिरफ्तारी हो जाती है, इसके बाद राम प्रसाद नौटियाल, सिरदर की मोठी आज़ाद ने चमोलियों में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व स्टार्टिंग में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था। फिर बाद में जब अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की गिरफ्तारी हो जाती है, तो यहाँ पे दो नाम आते हैं, सिरदर की मोठी आज़ाद और राम प्रसाद नौटियाल चमोली से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। फिर सियासैन का अग्निकांड हमने देखा था, जो डेट आएगी 5 अक्टूबर 1942 को। 5 अक्टूबर 1942 को सियासैन का अग्निकांड हुआ था। फिर इसके बाद देखें चनौदा आश्रम 1937 में शांतिलाल द्विवेदी ने बनाया था। 1942 क्रांतिकारी घटनाओं ने बड़ा जबरदस्त हुआ था। कुमाऊं क्षेत्र में जितने भी आंदोलन हो रहे थे इन्हीं चनौदा आश्रम से हो रहे थे। बाद में 1942 में सरकार यहाँ पे तालाबंदी करा देती है चनौदा में। फिर देखिए बात साथ साथ अब देखिए तो बीरचंद सिंह गढ़वाली भी इस टाइम पीरियड पे रिहा हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे बीरचंद सिंह गढ़वाली जब रिहा होते हैं, तो ये भी लगभग साम्यवादी, उत्तराखंड में जो साम्यवादी आंदोलन थे इनमें सम्मिलित रहते बीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। पहले देखिए बीरचंद सिंह गढ़वाली पे देखो पेशावर कांड हमने देखा था। पेशावर कांड के बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती, गिरफ्तारी करके जेल में रखा जाता। फिर 1942-43 में इनकी रिहाई होती। अब देखिए ये राजनीति में आते हैं, राजनीति में एक साम्यवादी के तौर पर आते हैं। साम्यवादी में जो इनके राजनीतिक गुरु रहते हैं, बीरचंद सिंह गढ़वाली के राजनीतिक गुरु रहते हैं पीसी जोशी।
पीसी जोशी इनके राजनीतिक गुरु रहते हैं। फिर देखिए तो पीसी जोशी को साम्यवाद का प्रणेता उत्तराखंड में जो जाना जाता है वो पीसी जोशी को जाना जाता था। बाद में पीसी पृथक उत्तराखंड की जब मैं चर्चा कर रहा हूँ पीसी जोशी पे विशेष बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीसी जोशी ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए जो डिमांडें रखी थी, स्टार्टिंग से जो झंडा बुलंद किया था वो पीसी जोशी का ही नाम आता है। जो भी सारे स्टार्टिंग के फेज में जो पृथक राज्य के लिए आंदोलन चले थे 1950 के दशक में, उनमें पीसी जोशी का नाम आता ही आता है। ये बाद में थोड़ा पृथक उत्तराखंड की जब बात चल रही हुई उस वीडियो में बात करेंगे। फिर साथ साथ 1946 में वीरचंद सिंह गढ़वाली का गढ़वाल में आने से रोक हटा दी गई। पहले गढ़वाल पे आने पर इनकी रोक थी। 1942 में जब रिहा हुए, कुछ टाइम इलाहाबाद रहे, फिर कुछ टाइम बारदोली वहाँ रहे, बारदोली गए, बारदोली में इन्हें गढ़वाली का टाइटल महात्मा गांधी द्वारा इन्हें गढ़वाली का टाइटल दिया गया। फिर 1946 में इनकी रोक हट गई। 1946 में जब इनकी रोक हट गई तो 1948 में कीर्तिनगर कचहरी कांड होता है टिहरी रियासत में मानवेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे। तो 1948 का कीर्तिनगर कचहरी कांड में जो नेतृत्व किया था, इन्हीं के नेतृत्व में सारे आईएनए के सैनिक आए थे। आईएनए के सैनिकों ने जो भोलू भरदारी और नागेंद्र सकलानी का जो बॉडी थी, बॉडी को उठा के जब टिहरी की यात्रा कर रहे थे, शव यात्रा में घुस रहे थे, टिहरी रियासत में घुसे थे, उसी के बाद टिहरी को संवैधानिक दर्जे के रूप में एक राज्य के रूप में उभर के आया था। टिहरी राज्य वही था। चंद सिंह गढ़वाली भी इसमें बड़ा नेतृत्व इसमें किया था। ये बात भी हम पे थी। फिर आगे चलिए तो आगे देखिए, अब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अब देखिए अगला जो आएगा हम पे आज़ाद हिंद फौज। उसी टाइम आज़ाद हिंद फौज का भी गठन हो गया था। आज़ाद हिंद फौज के बारे में जो आता है कि 1941 में आज़ाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह ने किया था। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस पे इसकी कमान आती है। सुभाष चंद्र बोस इसका पुनर्गठन करते हैं। जो पुनर्गठन होता है 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होता है। जो जो सुभाष चंद्र बोस तब तक इंडिया छोड़ चुके थे। इंडिया छोड़ के सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर चले जाते हैं। इस चीज़ की भी हम पे जानकारी थी। साथ साथ और देखें आज़ाद हिंद फौज के बारे में, तो आज़ाद हिंद फौज में जो 2500 सैनिक थे, 2500 सैनिक हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से इसमें सम्मिलित थे। 2500 सैनिक कहीं कहीं हम पर जो डाटा मिलता है कि 12% लोग उत्तराखंड क्षेत्र से भी आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हुए थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था कि आप आइए, दिल्ली चलो का नारा भी जो चला था उस टाइम यहीं से चला था, दिल्ली चलो का भी नारा। साथ साथ आज़ाद हिंद फौज में जो मैक्सिमम लोगों ने योगदान दिया था वो गढ़वाल क्षेत्र से आता। 12% या 2500 सैनिक यहाँ से उत्तराखंड क्षेत्र से हमारे आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। ये जानकारी भी हम पे थी। साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखो तो आज़ाद हिंद फौज से एक नाम आता है चंद्र सिंह नेगी। चंद सिंह नेगी जो थे कि ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल सिंगापुर में कमांडर के रूप में थे। ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल सिंगापुर के चंद सिंह नेगी थे, ये कमांडर थे आज़ाद हिंद फौज में। आज़ाद हिंद फौज का जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल सिंगापुर में था उसका कमांडर के रूप में कौन थे, तो चंद्र सिंह नेगी का नाम आता है। साथ साथ एक और नाम आता है मेजर देव सिंह दानू, अंगरक्षक बटालियन का जो प्रमुख थे। सुभाष चंद्र बोस की अंगरक्षक बटालियन के जो प्रमुख थे उनका नाम था देव सिंह दानू। अंगरक्षक बटालियन के प्रमुख जो थे देव सिंह दानू। फिर देखिए पीसी रतोड़ी, एक और नाम आता है जो आज़ाद हिंद फौज से हमसे जुड़ा था, पीसी रतोड़ी। पीसी रतोड़ी को म्यांमार युद्ध के बाद जो यहाँ पे नाम दिया जाता है, सरदार ए जंग की उपाधि भी इन्हें मिलती है। सरदार जंग की उपाधि से भी पीसी रतोड़ी को यहाँ पे नवाजा जाता है। ये चीज़ भी हम पे थी आज़ाद हिंद फौज के बारे में। फिर देखिए 21 सितंबर 1942 को उत्तराखंड क्षेत्र की दो बटालियन है जो थे 2/18 और 5/18। गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन आती, 2/18 गढ़वाल और 5/18 गढ़वाल। दूसरी गढ़वाल तो सीधा उस टाइम देखे तो 18 बटालियन थे गढ़वाल राइफल की। दूसरी और 5वीं बटालियन 21 अगस्त 1942 को आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हो जाती। आईएनए में जो दो फौजें गढ़वाल की सम्मिलित हुई थी 21 अगस्त को, वो हुई थी दूसरी बटालियन और 5वीं बटालियन, या 2/18 और 5/18 बटालियन है आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हुए थे। फिर आज़ाद हिंद फौज से जो एक इम्पॉर्टेंट हम पे आते हैं जनजातीय क्षेत्र जो नाम आता है, वीर केसरी का नाम आता है। वीर केसरी ने इम्फॉल में पुल उड़ाया था। इम्फॉल अराकान युद्ध से भी इन्हें जोड़ा जाता है। अराकान युद्ध में या इम्फॉल युद्ध में इन्होंने लोहे का पुल उड़ाया था। बाद में इन्हें फांसी की सज़ा हो जाती है। अब इन्हीं की फांसी की जो सज़ा हुई थी इन्हें 3 मई को इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। इसी के कारण अब जो चौलीथाल इनका कर्मभूमि या जन्म स्थल जो रहा था चौलीथात रहा था। चौलीथात में अब इन्हीं के
फांसी के जिस दिन इन्हें फांसी हुई थी उस दिन एक मेला लगता है इनकी स्मृति में, जो मेला लगता है चौलेथाल का मेला या वीर केसरी मेले के नाम से इसे जाना जाता है, या शहीद मेला भी ये होता है। 3 मई को लगा हुआ था, जो फांसी मिली थी 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दी गई थी। ये बात भी हम पे थी आज़ाद हिंद फौज के बारे में। फिर फटाफट आगे चलते हैं, तो आगे देखिए स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान 1931। अब राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड से सभी महिलाएं उभर के आनी शुरू होगी। महिलाओं ने भी यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में एक निर्णय लिया था, हम एक सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था बागेश्वर में ये सम्मेलन हुआ था। बागेश्वर में जब सम्मेलन होता था तो इसमें कुछ निर्णय लिए जाते। पहला निर्णय था हमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, इस क्षेत्र में हमें अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार करना है। साथ साथ हमें स्वदेशी एक खादी वस्त्र जो था इनका प्रोत्साहन देना है। साथ साथ एक डिसीजन लिया गया था कि कुंती देवी वर्मा के नेतृत्व में एक दल हल्द्वानी जाएगा, हल्द्वानी में जाके ये पहले सत्याग्रही के रूप में यहाँ पे गिरफ्तारी देगा। तो ये था 1931 का महिलाओं का पहला सम्मेलन जो हमने इस क्षेत्र में देखा था। फिर उसके बाद 1932 में जब झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह को अल्मोड़ा क्षेत्र में जाना जाता है झंडा सत्याग्रह के रूप में, तो 1932 में खुद बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में जो लोग थे, कुंती देवी वर्मा, जीवंती देवी, मंगला देवी, ये सब लोग गए और अल्मोड़ा नगर पालिका में इन्होंने झंडा फहराया था। 1932 में कभी भी आता कुंती बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में यहाँ पे झंडा फहराया गया था पहली बार महिलाओं द्वारा। इसमें बाद में कुछ महिलाओं को 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल भेजा गया, और साथ साथ जो नाम और मिलते हैं यहाँ पे, कुंती देवी को जिंदा और मुर्दा पकड़ने का यहाँ पे आदेश दिया गया था। जो आदेश दिया गया था 1932 में झंडा फहराने के बाद यहाँ पे आदेश दिया गया था। बाकी जो इनके साथ की और औरतें थी 8 औरतें, इन्हें फतेहगढ़ जेल में भेजा गया था। फिर इसके बाद जो और जानकारी आएगी तो अमृत बाजार पत्रिका इसके बाद कुंती देवी बिस्नी देवी शाह के बारे में लिखता है कि अमृत बाजार पत्रिका ने साफ साफ बिस्नी देवी को इस क्षेत्र में महिला जागृति के लिए उत्तम माना था। कहा था कि बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में ही यहाँ पे क्रांतिकारी घटनाओं महिलाओं के बीच देखी गई थी, जो अमृत बाजार पत्रिका की ये हेडलाइंस थी। साथ साथ और देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे या पीरियड पे यहाँ पे आती मालती देवी भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे देश सेवक संघ का गठन करती है। देश सेवक संघ का गठन करती है तो ये लोग बाद में क्या करते हैं कि कुछ औरतें इनके नेतृत्व में जाके रेलों को क्षति पहुंचाती हैं। उत्तराखंड क्षेत्र में जो रेल होते हैं, रेल लाइन को या रेलों को क्षति पहुंचाने का कारण ये भी करती है। ये भी हमने देखा था, मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवा संगठन का निर्णय किया जाता है। फिर गांधी जी की शिष्या रहती है सरला बहन। थोड़ा बहुत जो उत्तराखंड में जो दिखाना पड़ेगा हमें महिलाओं की भूमिका में, सरला बहन की भूमिका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हम पे हो जाएगी। सरला बहन पे बात करूं तो इनका मूल नाम कैथलीन हेलीमैन, सरला बहन का मूल नाम कैथलीन हेलीमैन था। गांधी जी के आग्रह पे ये पहले भारत आई, 1932 के आसपास ये भारत में रही। फिर 1939-40 में ये आगे उत्तराखंड कौशानी के क्षेत्र में। 1941 में ये कौशानी में आई थी, यहाँ पे एक आश्रम में रही थी। फिर 1945 में कौशानी में ही लक्ष्मी आश्रम का निर्माण करती है 1946 में। इसके बाद यहाँ पे जो औरतें होती, औरतों को कताई बुनाई का कार्य भी सिखाती है इसी लक्ष्मी आश्रम में। इसी के बाद ये बाद में भूदान आंदोलन से भी जोड़ती है। सुंदरलाल बहुगुणा और इनके नेतृत्व में लगातार भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन के रूप में भी उत्तराखंड क्षेत्र में ये एक्टिवेट रहती है सरला बहन। फिर एक शिष्या और आती है मीराबेन। गांधी जी की एक शिष्या और थी, इंग्लैंड की थी मीराबेन। मेडेलिन स्लेट इनका पूरा नाम था। मीराबेन ने इस क्षेत्र में पशुलोक आश्रम, जैसे लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, तो यहाँ पे सरला बहन ने तो पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी मीरा बहन ने। ये चीज़ भी हम पे थी कि मीरा बहन भी यहाँ पे आई थी। साथ साथ तुलसी देवी ने जोहार क्षेत्र में, जो तुलसी देवी थी एक महिला उत्तराखंड के जोहार क्षेत्र से थी, जोहार क्षेत्र में तुलसी देवी ने जोहार महिला संगठन के रूप में एक संगठन बनाया था। फिर साथ साथ और देखें तो लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 बहनें मिलती हैं हमें, कमला और बसंती। इन्होंने आगे चल के सर्वोदय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड क्षेत्र से निभाई थी। ये जानकारी भी महिलाओं के बारे में हम पे थी। साथ साथ जब गांधी जी कुमाऊं क्षेत्र में आए थे, तो कुमाऊं क्षेत्र में गांधी जी ने के आगमन पे क्या होता कि यहाँ पे कुमाऊं में गांधी कोष के नाम से एक कोष बनता है। इस कोष में भी महिलाओं ने बहुत ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया था गांधी जी के आगमन पे। ये चीज़ें थी हम पे उत्तराखंड में महिलाओं ने क्या क्या काम किए थे इस बारे में। फिर आगे चलते हैं तो आगे देखिए हमारा अब पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन
हमारा अगला टॉपिक होगा। आज टाइम कुछ ज़्यादा हो गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मिलेंगे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री में पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन। इसके बाद हम हिस्ट्री ख़त्म कर रहे हैं। साथ साथ आप लोगों को एक विशेष सूचना और दे दूं, सक्षम एकेडमी में अब 15 जुलाई से नए प्रैक्टिस सेट के नए बैच शुरू हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से एक प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है धर्मपुर शाखा में, नेहरू कॉलोनी धर्मपुर शाखा में एक बैच शुरू हो रहा है सुबह 7 से 9 बजे के बीच प्रैक्टिस सेट। साथ साथ एक और प्रैक्टिस सेट शाम के शिफ्ट में भी होगा, वो होगा 3 से 5 के बीच। जो लोग जिन्हें हमें सीट नहीं दे पाए थे वो लोग आके यहाँ पे इंक्वायरी ले सकते हैं। 15 जुलाई से बैच शुरू होना है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी।